हेलो फ्रेंड्स, डिफ्लेक्शन ऑफ परफेक्ट फ्रेम के फर्स्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ ट्रस को डिस्कस किया था। मतलब परफेक्ट और इम्परफेक्ट ट्रस क्या होता है उसको डिस्कस किया था, और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के कितने मेथड अवेलेबल हैं लिटरेचर में उसको डिस्कस किया था। और फिर मैंने आपसे कहा था कि यूनिट लोड मेथड के थ्रू हम किसी भी फ्रेम के अंदर डिफ्लेक्शन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसको डिस्कस किया था। मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। और यूनिट लोड मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी हमने देखा था। अब आगे चलते हैं और यूनिट लोड मेथड से डिस्प्लेसमेंट किसी भी फ्रेम के अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर बेस्ड एक दो प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। तो शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा। मैंने कहा कि डिटरमाइन द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ जॉइंट सी एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ जॉइंट डी। ये दोनों अलग अलग पॉइंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सी पे चाहिए और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एट पॉइंट डी पे चाहिए, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। For the frame as shown in figure, all the members are of length L and all the tension member are of area A and compression member of area 2A, ठीक। अब ये एक फ्रेम गिवन है। इस फ्रेम के अंदर या ट्रस के अंदर मुझे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है वर्टिकल डायरेक्शन में इस जॉइंट सी पे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस जॉइंट डी पे, ठीक। अब सबसे पहले तो हम ये फॉर्मूले मुझे पता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ जॉइंट सी इज कैलकुलेट बाय दिस फार्मूला एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन ऑफ जॉइंट डी इज कैलकुलेट बाय दिस फार्मूला। अब इस फार्मूले को देख के मुझे पता चला कि क्या मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे P की वैल्यू चाहिए। मतलब इस लोड W के कारण, मतलब एक्सटर्नल लोड के कारण ये जितने मेंबर्स हैं इन सब के अंदर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक। इंटरनल जो फोर्सेस डेवलप होते हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करना है और उसके बाद U और U डैश कैलकुलेट करना है। U मतलब यूनिट लोड अप्लाई करने के कारण जो डिफरेंट मेंबर्स के अंदर फोर्स इंड्यूस होगा वो कैलकुलेट करना है, और इसी तरह से D पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल फोर्स यूनिट हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाई करने के कारण डिफरेंट मेंबर्स के अंदर जो फोर्स होगा उसे कैलकुलेट करेंगे हम और उसे बोलेंगे U डैश। क्लियर? मतलब सीधी बात यह है कि P, U और U डैश मुझे कैलकुलेट करना। तो शुरुआत करते हैं स्टेप वन में। स्टेप वन में मैंने लिखा कि फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। ये जो एक्सटर्नल लोड W है इसके कारण डिफरेंट मेंबर्स के अंदर जो फोर्स होगा वो मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक। अब बाय द एनालिसिस ऑफ ट्रस हम जानते हैं कि दो अप्रोच होती हैं, मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन। इन दो मेथड्स के थ्रू हम किसी भी मेंबर्स के अंदर, मतलब इन सब मेंबर्स के अंदर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं और मेथड ऑफ जॉइंट से हम इन मेंबर्स के अंदर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो बाय यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट, जॉइंट सी का फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट सी इज लाइक दिस, ठीक है। ये C, ये W लोड हो गया और यहाँ पे ये जो फोर्सेस हैं इनको मैंने एज्यूम कर लिया कि दिस इज FCB एंड दिस इज FCD, और ये जो एंगल है ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये दोनों, तो ये 60 डिग्री हैं ये तीनों एंगल इसके, तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया। क्लियर? अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम फोर्स डायरेक्टली कैलकुलेट कर पा रहे हैं विदाउट कैलकुलेटिंग रिएक्शन, कि बिना रिएक्शन कैलकुलेट करने पे भी हम फोर्स कैलकुलेट कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि देखिए जॉइंट सी पे दो मेंबर हैं और एक जो फोर्स है वो हमें नोन है, W है मतलब, तो फिर एक जॉइंट पे दो इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं तो दोनों फोर्स मिल जाएंगे। इसी तरह से जॉइंट बी पे तीन फोर्स हैं, तीन मेंबर हैं, मतलब तीन फोर्सेस होंगे, तो एक ये नोन हो गया, मतलब ये दो अननोन है तो ये भी सॉल्व हो जाएंगे। और इसी तरह से जॉइंट डी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे तो वहाँ पे भी एक ही अननोन रहेगा, तो विदाउट कैलकुलेटिंग रिएक्शन वी कैन फाइंड आउट फोर्सेस इन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द ट्रस।
तो जब रिएक्शन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है तो हम डायरेक्टली जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना के फोर्सेस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर रिएक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो रिएक्शन भी कैलकुलेट कर लेंगे। अभी देखते हैं। तो अब ये जॉइंट सी का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। हमने सब फोर्सेस को बाहर निकलता हुआ मतलब टेंसाइल एज्यूम कर लिया। अब इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लगाया समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एट जॉइंट सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव और टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव, तो ये आएगा माइनस एफ सी बी कॉस 30 डिग्री और सिमिलरली माइनस एफ सी डी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से आ गया एफ सी बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ सी डी। एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब इसी जॉइंट पे हम एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन और अप्लाई कर लेते हैं। क्या कि समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एट जॉइंट सी इज इक्वल टू 0, कि वर्टिकल फोर्सेस का समीशन भी इस जॉइंट सी पे 0 हो। मतलब अब इस जॉइंट सी पे हम सेकंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करते हैं और मुझे पता है कि अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव बोलते हैं और डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव। ये डब्ल्यू डाउनवर्ड लग रहा है मतलब माइनस डब्ल्यू। एफ सी बी को रिजॉल्व कर लीजिए, तो प्लस एफ सी बी साइन 30 डिग्री और सिमिलरली एफ सी डी को रिजॉल्व कर लीजिए, तो ये आएगा माइनस एफ सी डी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एफ सी डी की जगह हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा 2 सी बी साइन 30 डिग्री, ठीक है। मैंने यहाँ पे एफ सी डी की जगह माइनस एफ सी बी रख दिया, तो ये प्लस हो गया तो 2 टाइम्स लिख लिया और इस इक्वल टू डब्ल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है, तो ये 1/2 से 2 कैंसिल, मतलब एफ सी बी इज इक्वल टू जो आया वो आ गया प्लस डब्ल्यू, ठीक है। प्लस डब्ल्यू का मतलब है कि एज एज्यूम्ड देयरफॉर टेंसाइल। यहाँ पे लिख दीजिए एज एज्यूम्ड देयरफॉर टेंसाइल। क्लियर। और अगर ये टेंसाइल है मतलब एफ सी डी जो होगा वो कंप्रेशन हो जाएगा। कैसे कंप्रेशन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एफ सी डी इज इक्वल टू जो होगा वो माइनस, और माइनस के बाद ये एफ सी बी की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो एफ सी बी कितना है प्लस डब्ल्यू, मतलब ये हो गया माइनस डब्ल्यू। क्लियर। मतलब नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि फोर्स इन मेंबर सी डी इज कंप्रेसिव। क्लियर। तो अब देखिए ये जो दो फोर्स आए इनकी वैल्यूज को मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखो एफ सी बी की जो वैल्यू है वो है प्लस डब्ल्यू और एफ सी डी की जो वैल्यू है वो है माइनस डब्ल्यू। क्लियर। मतलब जॉइंट सी के फ्री बॉडी डायग्राम से हमने ये दो फोर्सेस कैलकुलेट कर लिए, ठीक। अब आगे चलते हैं और जॉइंट बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जॉइंट बी, और जॉइंट बी का फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। और इसमें भी ध्यान रखिएगा कि जितने फोर्सेस हैं सबको बाहर निकलता हुआ मतलब टेंसाइल एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी 3 मेंबर मीट कर रहे हैं, ये जॉइंट बी है, इस फोर्स को मैंने बोल दिया एफ बी ए, दिस इज एफ बी सी एंड दिस इज एफ बी डी, ठीक है। ये फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट बी हो गया। ये एंगल 60 डिग्री है, मतलब ये 30 डिग्री होगा, ठीक है, और ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। क्लियर। अब यहाँ पे भी हम ये दोनों इक्वेशन अप्लाई करते हैं किस जॉइंट पे, जॉइंट बी के ऊपर। बस इतना ध्यान रखिएगा कि हम जॉइंट बी के ऊपर ये जो दो इक्वेशंस आपने अप्लाई की थी सी जॉइंट पे, सेम इक्वेशन हम जॉइंट बी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सिग्मा
एफ एच एट जॉइंट बी इज इक्वल टू 0, कि समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एट जॉइंट बी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन लगा लीजिए, ठीक है। तो अब टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव, मतलब प्लस एफ बी सी कॉस 30 डिग्री, और इसको वहाँ रिजॉल्व कर दीजिए, मतलब माइनस एफ बी ए कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया एफ बी सी इज इक्वल टू एफ बी ए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब इस जॉइंट पे हम एक सेकेंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन और अप्लाई करते हैं, क्या? समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एट जॉइंट बी इज इक्वल टू 0। तो चलिए, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस एफ बी डी माइनस एफ बी सी साइन 30 डिग्री, ठीक है। इसको वर्टिकल डायरेक्शन रिजॉल्व कर दीजिए और इसको भी वर्टिकल डाउनवर्ड रिजॉल्व कर दीजिए, मतलब माइनस एफ बी ए साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। क्लियर। इसको वहाँ ले जाइए एफ बी डी को, क्योंकि एफ बी डी हमें कैलकुलेट करना है, तो एफ बी डी यहाँ पे लिख लेते हैं और इन दोनों वैल्यूज़ को वहाँ ले जाइए। तो ये एफ बी सी और एफ बी ए सेम है, मतलब 2 टाइम्स हो गया ये। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 एफ बी सी साइन 30 डिग्री, ठीक है। और ये माइनस जो है वो माइनस यहाँ आ जाएगा। क्लियर। ये 2 टाइम्स हो गया, माइनस था तो उधर जाके प्लस हो गया, और ये माइनस को मैंने यहाँ लगा दिया। अब एफ बी सी की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये प्लस डब्लू है, मतलब यहाँ से जो वैल्यू आएगी विच इज़ प्लस डब्लू की वैल्यू पुट कर दीजिए, मतलब 2 इंटू ये डब्लू और साइन 30 डिग्री 1/2, मतलब ये माइनस डब्लू आ गया। क्लियर। ये माइनस 2 की जगह 2, एफ बी सी की जगह ये मैंने प्लस डब्लू लिख दिया, साइन 30 1/2, मतलब माइनस डब्लू। क्लियर। मतलब एफ बी डी इज इक्वल टू आया माइनस डब्लू, मीन्स अपोजिट टू एज एज्यूम, देयरफॉर कंप्रेशन। देखिए, ये जो फोर्स है ये आपने टेंसाइल एज्यूम किया था, नेगेटिव वैल्यू आई, मतलब ये कंप्रेशन होगा, ठीक है। तो एफ बी डी जो आया वो भी मैं लिख देता हूँ, ये आ गया माइनस डब्लू, ठीक। ये एफ बी डी था, मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। अब बी सी तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके हैं, और बी ए हमें पता है, बी सी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो बी ए मिल जाएगा। बी सी था प्लस डब्लू, मतलब ये भी प्लस डब्लू हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं एफ बी सी इज इक्वल टू, मुझे पता है, तो एफ बी ए इज इक्वल टू लिख सकता हूँ प्लस डब्लू, ठीक है। ये प्लस डब्लू है। क्लियर। अब इस जॉइंट से भी हमने 2 फोर्सेस कैलकुलेट कर लिए। अब एक फोर्स बचा है, तो हम जॉइंट डी का फ्री बॉडी डायग्राम और ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन अप्लाई करेंगे और जो अननोन फोर्स है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट डी, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट डी। देखिए, जॉइंट डी पे एक रोलर सपोर्ट है, और रोलर जो है वो एक वर्टिकल रिएक्शन इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो मैंने जो वर्टिकल रिएक्शन है उसको लगा दिया, और जो फोर्सेस हैं उन सबको टेंसाइल एज्यूम कर लिया। इसको बोल दिया मैंने एफ डी सी, इसको बोल दिया मैंने एफ डी बी, और इस फोर्स को बोल दिया एफ डी ए, ठीक है। और आपको एफ डी ए या एफ ए डी यही फोर्स कैलकुलेट करना है, बाकी तो हम सब कैलकुलेट कर ही चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, ये जो एंगल है, ये एंगल 60 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। क्लियर। इसको मैं बोल देता हूँ वी डी, लेकिन यहाँ पे वी डी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हम एक इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं, कौन सी? कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एट जॉइंट डी इज इक्वल टू 0। तो चलिए इक्वेशन लगाता हूँ मैं, क्या? टुवर्ड्स राइट को पॉजिटिव बोल दीजिए, तो प्लस एफ डी सी कॉस 30 डिग्री, और इसको यहाँ रिजॉल्व करिए, तो माइनस एफ डी ए कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 0।
और तो कोई फोर्स को आप रिजोल्व करना नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो चलिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एफ डी ए इज इक्वल टू एफ डी सी। ठीक है, एफ डी सी या एफ सी डी, इसकी वैल्यू क्या थी माइनस डब्लू, तो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस डब्लू। माइनस डब्लू मीन्स अपोजिट टू एज एज्यूम देयरफॉर कंप्रेशन, यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो एफ डी ए की जो वैल्यू आई वही नेगेटिव, मतलब अपोजिट टू एज एज्यूम देयरफॉर कंप्रेशन। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। क्लियर यहाँ तक? अब आगे चलते हैं और स्टेप 2 की बात करते हैं। अब सेकेंड स्टेप में हम इस लोड W को रिप्लेस कर देते हैं, किससे? यूनिट लोड से। ठीक है, मैं यहाँ पे एक यूनिट लोड अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूनिट लोड अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इस यूनिट लोड के कारण हम डिफरेंट मेंबर्स के अंदर लोड की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू और कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, इस एक्सटर्नल लोड के कारण जो इंटरनल फोर्सेस डेवलप होंगे डिफरेंट मेंबर के अंदर, वो कितने होंगे? देखिए, W जब था तो हमने इन सब के अंदर फोर्स कैलकुलेट कर लिए थे। तो अगर यूनिट कर दोगे मतलब W से डिवाइड कर दीजिए सब फोर्सेस को, जितने फोर्स आपने कैलकुलेट किए हैं P, उन सब फोर्सेस को W से डिवाइड कर दीजिए, तो फिर आपको यूनिट लोड के कारण डिफरेंट मेंबर के अंदर फोर्स पता चल जाएंगे। ठीक है, और इसे मैंने बोला U। तो देखिए, अब इसको W से डिवाइड करेंगे तो ये +1 हो गया। इसी तरह से इसको W से डिवाइड करोगे तो +1, इसको W से करिए -1, ये -1 और ये -1। क्लियर? अब जब सेकेंड स्टेप में हमने यूनिट लोड अप्लाई किया था पॉइंट C पे और उसके कारण U की वैल्यू कैलकुलेट की, उसको मैंने कॉलम 5 के अंदर प्लेस कर दिया। ठीक, अब स्टेप 3 के अंदर, स्टेप 3 के अंदर हम फोर्स ड्यू टू यूनिट हॉरिजॉन्टल लोड की बात और करते हैं कि अब जॉइंट D के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर उस यूनिट हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण हम डिफरेंट मेंबर के अंदर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये 1 किलोन्यूटन है और यूनिट हॉरिजॉन्टल लोड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लोड एट पॉइंट D। ठीक है, मैंने लिखा स्टेप 3 में फोर्सेस ड्यू टू यूनिट हॉरिजॉन्टल लोड एट पॉइंट D। अब इसके कारण हम डिफरेंट मेंबर के अंदर फोर्स की वैल्यू और कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए, इसे मैं U डैश बोलूँगा। तो जॉइंट C का फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जॉइंट C का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये जॉइंट C है। ठीक है, दोनों फोर्सेस को बाहर निकलता हुआ एज्यूम कर लीजिए। इसको मैंने बोल दिया U डैश CB और इसको बोल दिया U डैश CD। ठीक है, अब यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो इसको मैंने बोल दिया C इज इक्वल टू समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एट जॉइंट C इज इक्वल टू 0। अप्लाई कर लीजिए इक्वेशन। तो माइनस U डैश CB कॉस 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री है एंगल, ये भी 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। और यहाँ पे लिखिए माइनस U डैश CD कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से U डैश CB इज इक्वल टू आ गया माइनस U डैश CD। क्लियर? अब सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सेकेंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एट जॉइंट C इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे इसको वर्टिकल रिजॉल्व कर लीजिए और डाउनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लीजिए और डाउनवर्ड रिजॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या आएगा U डैश CB साइन 30 डिग्री और इसको डाउनवर्ड रिजॉल्व कर लीजिए। तो माइनस U डैश CD साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया U डैश CB इज इक्वल टू U डैश CD। ठीक है, देखिए, जब भी इस तरह की दो इक्वेशन हो कि U डैश CB इज इक्वल टू माइनस U डैश CD हो और U डैश CB इज इक्वल टू प्लस U डैश CD हो, इसका मतलब ये है कि ये दोनों फोर्सेस 0 है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप P इज इक्वल टू
माइनस कुछ क्वांटिटी बोलते हैं और p इज इक्वल टू प्लस कुछ क्वांटिटी बोलते हैं। तो फिर क्या मतलब है? मतलब दोनों ही वैल्यूज़ जो हैं वो 0 होंगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। किसकी? सी बी, तो ये हो गया 0, और इसी तरह से सी डी, मतलब ये भी 0 हो गया। क्लियर? अब आगे चलते हैं और फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट बी बना लेते हैं। और जॉइंट बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना के हम फिर से दो फोर्सेस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए, ये मैंने बनाया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट बी। देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा। ये जो फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस को मैंने बोल दिया, यू डैश, इन फोर्सेस को बोला यू डैश बी सी, इसको बोलिए यू डैश बी डी, और इसको बोलिए यू डैश बी ए। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल भी 30 डिग्री। ये जॉइंट बी का फ्री बॉडी डायग्राम। अब यहाँ पे भी हम एक इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्वेशन और वर्टिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करके दो फोर्सेस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले तो हम हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो देखिए मैंने कहा समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एट जॉइंट बी इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्या आएगी इक्वेशन? माइनस यू डैश बी ए कॉस 30 डिग्री, और यहाँ से आएगा प्लस यू डैश बी सी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। मतलब यू डैश बी ए इज इक्वल टू यू डैश बी सी हो गया। ठीक है, बी सी की वैल्यू 0, मतलब बी ए की वैल्यू भी 0 होगी। तो यहाँ पे भी 0 पुट कर दीजिए। यहाँ पे लिख देता हूँ कि यू डैश बी ए इज इक्वल टू 0। क्लियर? क्योंकि ये 0 मतलब ये भी 0 हो गया। अब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एट जॉइंट बी इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो ये माइनस यू डैश बी डी, और ये दोनों तो ऑलरेडी 0 हैं, अपन रिजॉल्व भले ही कर देते हैं, लेकिन ये 0 हैं ऑलरेडी, हम जानते हैं। तो यू डैश बी सी साइन 30 डिग्री, इसी तरह से यू डैश बी ए साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। हालांकि ये दोनों 0 मीन्स यू डैश बी डी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों फोर्स 0 है मतलब 0, तो इधर भी 0 लिख दीजिए। ठीक है, और वैसे भी हम जानते हैं इस जॉइंट पे भी कोई हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था, ये दोनों ही मेंबर थे, तो वो दोनों बैलेंस, अगर वो जॉइंट इक्विलिब्रियम में रहे मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होंगे, तो वो हमने लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये 0 तो इसको ये बैलेंस हो गया, तो ये भी 0 ही होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और एक आखिरी जॉइंट डी का फ्री बॉडी डायग्राम और ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और उससे जो एक फोर्स बचा है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट डी, और जॉइंट डी का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने यूनिट हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को मैं बोलता हूँ वी डी। ये जो फोर्स है इन फोर्सेस को बोलते हैं यू डैश डी बी, इसको मैंने बोला यू डैश डी सी, और इसको बोल दिया यू डैश डी ए। ठीक है, आपको सिर्फ एक फोर्स कैलकुलेट करना है, ये डी ए या ए डी। तो अब सिग्मा एच डी की वैल्यू को हम और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एक इक्वेशन अप्लाई की, एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होगी? समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एट जॉइंट डी इज इक्वल टू 0। ये जॉइंट डी है, ये एंगल ध्यान रखिएगा कि ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है, और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। ठीक है, ये 0 है, 0 फोर्स मेंबर, ये भी 0 है, ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, बस इनको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये -1
माइनस यू डैश डी ए, ठीक है, और कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। क्लियर यहाँ से इक्वेशन, ठीक है। ये तो फोर्स 0 है तो इसको यहाँ रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो यू डैश डी ए इज इक्वल टू, ये उधर गया तो प्लस हो गया और इधर माइनस 1 अपॉन कॉस 30 डिग्री, ठीक है। इसको √3/2 मतलब 2/√3 ये हो गया। तो u डैश डी ए की जो वैल्यू है वो -2/√3 मीन्स अपोजिट टू एज एज्यूम, देयरफॉर कंप्रेशन, ठीक, क्योंकि आपने टेंसाइल एज्यूम किया है वो नेगेटिव आया तो यहाँ पे लिख लीजिए -2/√3। क्लियर। अब मुझे पता है कि इन दोनों मेंबर के अंदर टेंशन है, तो फिर मैंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लिख लिया, क्योंकि गिवन है यहाँ पे क्या गिवन था कि ऑल द टेंशन मेंबर आर ऑफ एरिया ए एंड ऑल द कंप्रेशन मेंबर ऑफ एरिया 2A। इन तीन मेंबर के अंदर जो फोर्स की वैल्यू है वो कंप्रेसिव है, इसलिए मैंने इसका एरिया 2A लिख दिया। क्लियर। और 6th कॉलम तक हमने ये फोर्स वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया और 7th और 8th कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं उनको इन 6 कॉलम से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। कैसे? PUL/AE की वैल्यू को 6th कॉलम में कैलकुलेट कर लिया और PU-L/AE की वैल्यू को 8th कॉलम में कैलकुलेट कर लिया और फिर इन सब का समीशन कर दिया। बस ये ध्यान रखना कि साइन को कंसीडर ज़रूर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी साइन थे मैंने सबको कंसीडर करने के बाद ही ये वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं, ठीक। इन सबको जब समीशन किया तो फिर जो 7th कॉलम का समीशन आया वो आया 7WL/2AE और 8th कॉलम का जो समीशन आया विच इज़ +WL/√3AE। क्लियर। अब ये दो फार्मूले हमने लिखे हैं, इन फार्मूले से हम C पॉइंट पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं और D पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ये वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो फिर जो वैल्यू आई वो आ गई +7WL/2AE, ठीक है। और इसी तरह से जब आपने इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट किया उन वैल्यूज़ को, तो फिर जो वैल्यू आई वो आ गई +WL/√3AE और ये दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई। अब इस पॉजिटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए ये पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट या डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन क्यों होगा? क्योंकि आपने यूनिट लोड C पॉइंट पर जो अप्लाई किया था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया था। क्लियर। और उसी तरह से ये जो D पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट होगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। क्यों होगा टुवर्ड्स लेफ्ट? क्योंकि जो D पॉइंट पे आपने यूनिट लोड अप्लाई किया है वो टुवर्ड्स लेफ्ट किया है और पॉजिटिव आया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी टुवर्ड्स लेफ्ट ही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है मतलब वो टुवर्ड्स लेफ्ट ही है। क्लियर। अब डिफ्लेक्शन ऑफ परफेक्ट फ्रेम के 3rd वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करके और देखेंगे। थैंक यू।